हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए विंड चाइम और पिशाचनी के रहस्य का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। पिछले भाग में आप सभी ने सुना था किस तरह से वो विंड चाइम दो लोगों की मौत का कारण बनता है, किस तरीके से उसमें से आत्माएं और काली परछाइयां निकलकर लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या रहस्य है उस विंड चाइम का और क्या कारण है उन मौतों का, और क्या उन्हें कोई रोक पाएगा या फिर और भी लोग उनका शिकार होंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। इस विभत्स घटना की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी कमरे में आज से यही कुछ 6 महीने पहले भी एक लड़की की मौत इसी विभत्स व भयानक तरीके से हुई थी, और उस मौत का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला था कि आखिर वो कैसे हुई थी। अब एक बार फिर उस घटना के चर्चे बढ़ गए। इन दोनों मौतों का संबंध भी हो सकता है। पूरे कमरे की तलाशी ली गई पर कुछ नहीं मिला, न ही कोई साक्ष्य। आखिर कत्ल किया कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। उन दोनों के घर वालों को खबर भी कर दिया गया। घर वालों पर तो मानो बिजली सी गिर गई। अचानक किसी के मौत की खबर। अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर का लड़का उस कमरे में गया था, पर वहाँ से उन दोनों के मौत की खबर बाहर आई। केस को सॉल्व करने के लिए लखनऊ के क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेटर जगदीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। जगदीश शर्मा वहाँ के एक जाने माने क्राइम सॉल्व पुलिस थे। उन्होंने कई सारे उलझे हुए केस को हल किया था। इस विभत्स व रहस्यमय घटना को सॉल्व करने का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर आया। उनकी उम्र 50 के आसपास है। पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, शायद किसी बीमारी से, नाम ब्रेन ट्यूमर। उनकी एक बेटी है जिसके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए, इसीलिए दोनों साथ रहते हैं। उनकी बेटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। जगदीश जी ने पूरे कमरे की तलाशी ली और उन्हें भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। कोई भी हत्यारे का निशान नहीं मिल रहे थे। अंत में खून लगे हुए कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने लगे। इसके अलावा उन्होंने फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए भी कुछ सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने ध्यान से एक जगह देखा कि बेड के पास से खून के छींटे बालकनी की तरफ जाते हुए एक जगह खत्म हो गए हैं। टुन टुन एक आवाज़ जगदीश जी के कान में आई। खून के छींटे जहाँ खत्म हो रहे थे वहाँ ऊपर एक विंड चाइम झूल रहा था। उन्होंने उस विंड चाइम को ध्यान से देखा। नहीं, इस विंड चाइम पर क्यों शक करूँ, ऐसा जगदीश जी ने अपने मन में कहा। शायद कत्ल करने वाला शरीर को यहाँ तक लाया था। अब उन्होंने सोचा, ओह छोड़ो, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। अब उन्हें इस कमरे के केस को लेकर ज़रा भी अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा, केवल बार बार उस विंड चाइम को देख रहे हैं। उसके टिन टुन की आवाज़ में मानो एक आकर्षण है। जगदीश जी का मन कह रहा है इस विंड चाइम को देखता ही रहूं, पर फिर उसे अपने घर ले जाऊं। वैसे भी वो विंड चाइम बहुत सुंदर है, पर पुराना लगता है। एक बार के लिए ऐसे ही उनके मन में आया कि कहीं इस विंड चाइम का तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मैं भी ना छोटी छोटी वस्तुओं के साक्ष्य की तलाश में इस विंड चाइम को खूनी समझ रहा हूँ। मुझसे बड़ा पागल क्या कोई और है। यही बड़बड़ाकर जगदीश जी खुद पर ही हंसने लगे। उस विंड चाइम को भी परीक्षण के लिए लैब में ले जाएंगे, शायद कोई फिंगरप्रिंट या कुछ इसमें भी हो। यही एक सोच को मन में रखकर उस विंड चाइम को, जो कि झूल रहा था, उसे उन्होंने नीचे उतारा। जैसे ही उस विंड चाइम को उन्होंने नीचे उतारा, पूरे कमरे में एक आवाज़ और एक परछाई खेल गई। उन्होंने तुरंत ही चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं। एक सेकंड का शायद कोई खौफ था। जगदीश जी उस विंड चाइम को हाथ में लेकर इधर उधर से उसे देखने लगे। उनका मन कह रहा था कि उसे अपने साथ ले जाऊं और अपने प्रिय गैलरी में सजा कर रख दूं, लेकिन आखिर क्यों, ये बात उन्हें समझ नहीं आई। कुछ और सस्पेक्ट का सामान और उस विंड चाइम को लेकर जगदीश जी चल दिए। वैसे जगदीश जी के बारे में एक और बात बताना ज़रूरी है। जैसे कई लोगों को एंटीक पुरानी चीज़ों को रखने का शौक़ होता है, वैसे ही उन्हें अपने द्वारा सॉल्व किए गए हर एक केस की
एक वस्तु को निशानी के रूप में अपने पास रखना पसंद है, जिससे उन्हें वो यादें हमेशा याद आएं कि किस दिमागी उलझन को सुलझाकर उन्होंने इस केस को सॉल्व किया था। जैसे कि एक महिला के कहने पर उसके प्रेमी ने अपने दोस्त को उस महिला के पति को मारने का प्लान किया, पर वो काम उसके दोस्त के भाई ने पूरा किया। है ना, कितना उलझा हुआ मर्डर केस। इस केस को हल कर लाश वाले कमरे से एक अलार्म घड़ी जगदीश जी अपने साथ ले आए और भी न जाने कितने केस को सॉल्व कर उन्होंने वहाँ से कुछ न कुछ लेकर अपनी गैलरी में सजाया है। उन्होंने इसके लिए बखूबी एक गैलरी भी बनाई है जिसमें इन वस्तुओं को सजा कर रखा गया है। अभी गाड़ी चलाते वक्त उनके मन में एक ही बात आ रही थी कि इस विंड चाइम को घर ले जाऊं। वैसे भी वो इस केस को सॉल्व कर देंगे क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, और वैसे भी इन मौतों से इस विंड चाइम का क्या ही संबंध हो सकता है। बस यही सब उनके मन में घूम रहा था। इस विंड चाइम में कुछ तो आकर्षक अवश्य है। अब उन्हें कौन बताए कि इन मौतों का कारण उनके पास ही है, जिन्हें वो अपने घर ले जा रहे हैं। दिन भर कई जगह जगदीश जी भागदौड़ करते रहे, कभी डेड बॉडी चेक व सस्पेक्ट चेकिंग लैब, कभी पूछताछ तो कभी कुछ। रात के 9 बजे जगदीश जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने उस विंड चाइम को कहीं पर भी नहीं दिया था और उसे अपने साथ लेकर आए थे। घर में आकर जगदीश जी उस विंड चाइम को लेकर अपने सजाने वाले गैलरी की तरफ जाने लगे। उनका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था, मानो उस विंड चाइम ने उन पर कोई जादू कर दिया है, या शायद उस विंड चाइम ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। उनको घर के अंदर आते देख उनकी लड़की हर्षिता बोली, पापा फ्रेश हो जाइए, खाना लगा दिया है। जगदीश जी अनसुना करते हुए अपनी गैलरी की तरफ बढ़ चले। ये एक छोटा सा कमरा है। यहाँ कई सारे लकड़ी के बॉक्स जैसे बने हुए हैं और उनके अंदर एक एक बॉक्स में अलग अलग सामान रखा हुआ है। कहीं कोई पेन, कहीं सजावटी वस्तु, कहीं कुछ और, जिसके ऊपर केस का नाम व तारीख भी लिखा हुआ है। वहीं पास ही एक कील से उस विंड चाइम को उन्होंने लटका दिया। अभी तक उन्होंने इस केस को हल नहीं किया है। यही एक खटक है, वरना उनके गौरव में एक और चिन्ह जुड़ जाता। रात का खाना खाने के बाद जगदीश जी सोने चले गए। आज उनके शरीर में कुछ ज़्यादा ही थकान थी, इसलिए लेटते ही सो गए। वैसे आज उनके घर के वातावरण में अचानक ही कुछ बदलाव हो गया था। एक घुटन सा था, कुछ आवाज़ें जो भयानक थी पर दबी हुई थी। परछाइयाँ रात के अंधेरे में साफ थी। उधर जगदीश जी एक भयानक सपना देख रहे थे। उनको भयानक रूप वाले अमानवीय प्रेतों ने घेर रखा है। वो सभी उनको चबा जाना चाहते हैं। कोई उनके खून को चूस रहा है तो कभी वो कहीं पड़े हुए हैं। उनका शरीर कंकाल बन चुका है पर सिर नहीं है। ये दृश्य ऐसी थी जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। कहते हुए जगदीश जी उठे। बाहर सुबह हो गई थी। उनका सिर दर्द कर रहा है और शरीर भारी है। उन्हें बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं चलेगा, कल ही एक केस को अपने हाथ में लिया हूँ, आज ऐसे पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने मन में सोचा। नित्य क्रिया कर एक टैबलेट पैरासीटामोल खाई और फिर बाहर वॉक पर निकल गए। बाहर निकल टहलते हुए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जगदीश जी का मन कहीं खोया हुआ है। बार बार कल रात के सपने उनके मन को झकझोर रहे हैं, और वो भयानक दृश्य भी जिसमें उनके मृत शरीर को नर कंकाल खा रहे हैं, तो कहीं उन्हें घेर कर प्रेत पिशाच नाच रहे हैं जो उनके खून को पी जाना चाहते थे। टहलकर जगदीश जी वापस लौटे तो सुबह के 8 बजने वाले थे। उन्हें हर्षिता नहीं दिख रही, शायद अभी तक सो रही है, पर वो तो सुबह ही उठ जाती है। आज नाश्ता भी वो नहीं बना रही। सुबह उठकर हर्षिता को नाश्ता बनाना काफ़ी पसंद है। हर्षिता के रूम को उन्होंने खटखटाया और उसे बुलाया। बेटी, अभी तक उठी नहीं, 8 बजने वाले हैं। 1-2 बार और बुलाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि हर्षिता कमरे के अंदर बेड के नीचे पड़ी हुई है। वहाँ जाकर उसे जगाने लगे तो फिर वो नहीं जाग रही, क्योंकि वो शायद बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे जल्दी से उठाकर उन्होंने बेड पर सुला दिया। जगदीश जी ने अपनी बेटी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो चिल्लाते हुए जाग गई। हर्षिता डर से हाँफ रही थी। घबराकर जगदीश जी ने पूछा, क्या हुआ हर्षिता? हर्षिता अब थोड़ा सामान्य होते हुए बोली, कल आधी रात में किचन में पानी लेने गई
उसी वक्त मुझे कुछ आवाज़ आपके गैलरी से सुनाई दे रही थी। मुझे लगा वहाँ शायद आप हैं। मैंने आपको बुलाया भी और फिर वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर जब गैलरी की लाइट बंद की तो मुझे लगा कोई वहाँ है जो वहीं लटक रहे एक विंड चाइम को हिला रहा था। फिर जल्दी से मैंने लाइट जलाई तो केवल वो विंड चाइम ही हिल रहा था। मुझे लगा कोई वहम है। फिर मैं अपने रूम में चली आई। कुछ देर बाद फिर एक आवाज़ आई और मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। उठकर जल्दी से देखा तो यही कहते हुए हर्षिता चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर के भाव झलकने लगे। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी और उस तरफ इशारे से दिखाकर बोली। वहीं पर एक भयानक चेहरे वाली एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के भयानक कटे हुए चेहरे को देखकर शायद मैं डर से बेहोश हो गई और उसके बाद कुछ याद नहीं। जगदीश जी थोड़ा सा हंसते हुए बोले, बेटी तुमने ज़रूर कोई सपना देखा है, इसीलिए शायद डर के कारण बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। क्या कल रात तुमने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी थी? हर्षिता सिर को नहीं में हिलाकर बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सच में वहाँ एक भयानक लड़की की परछाई जैसा कुछ देखा था। जगदीश जी अपनी बेटी के माथे को छूकर बोले, अच्छा चलो ठीक है, अब वो सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। एक पैरासीटामॉल टैबलेट खा लो, तुम्हें कुछ बुखार है। मैं कुछ देर बाद कुछ और अच्छी दवाइयाँ ला दूँगा। अब जगदीश जी अपने गैलरी के रूम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा 2-3 सामान नीचे गिरे हुए थे। यहाँ सच में कोई घुसा था, कहीं कोई चोर तो नहीं। इसीलिए उन्होंने बाहर के सीसीटीवी को चेक किया, लेकिन नहीं, उसमें भी कोई नहीं दिखा। उन्होंने मन ही मन में कहा, ये साले चोर लोग क्या पुलिस के घर में भी आएंगे? उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कुछ देर बाद जगदीश जी अपने काम पर निकल गए। आज भी कई तरह के जांच के बाद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि अंकित और राकेश की हत्या कैसे हुई। इसके अलावा कुछ ही महीनों पहले वहीं पर हुए 2 और हत्या का कारण अब भी पता नहीं चला। वो केस भी कुछ ऐसा ही था। शाम को जगदीश जी घर आए। हर्षिता अब ठीक थी। जगदीश जी फ्रेश होकर एक बार फिर गैलरी में जाकर बैठे और कुछ रिपोर्ट पढ़ने लगे। यहाँ एक टेबल और चेयर रखा हुआ है, यहीं पर बैठना उन्हें अच्छा लगता है और साथ में खुद के बीते समय को देखना भी, जिसमें कई धरोहर रखे हुए हैं। नया धरोहर जुड़ा तो है इस गैलरी में, पर वो अभी अधूरा है। बाहर शाम का अंधेरा हो गया था। जगदीश जी को अभी अपनी इस गैलरी में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, पर आज यहाँ उन्हें घुटन सी महसूस हो रही है। इस जगह पर मानो किसी की नज़र उन्हें बार बार देख रही है। इसके अलावा विंड चाइम के टुन टुन की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। विंड चाइम हिल रहा है, पर यहाँ उतनी तेज़ हवा भी नहीं है। फिर भी उसकी चाल कुछ तेज़ ही है, पर क्यों, ये समझ से बाहर है। जगदीश जी को आज यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था। उनका मन कर रहा है कि यहाँ कहीं बाहर चला जाए। आज सुबह से ही उनके शरीर में दर्द है, इसलिए शायद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। वहाँ से उठकर जाने ही वाले थे कि उन्हें लगा कोई यहाँ है। फिर उनके मन में आया कि क्यों न इस विंड चाइम को अपने रूम में ले जाए। न जाने क्यों वो विंड चाइम उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। उसके पास खड़े होकर उसे एकटक देखने लगे। कुछ देर देखकर उन्होंने निश्चय किया कि उस विंड चाइम को अपने कमरे में ले जाकर लटकाएंगे। वैसे जगदीश जी इस गैलरी के किसी भी सामान को अपने रूम में नहीं ले जाते, पर उन्हें इस विंड चाइम को ले जाने का कुछ ज़्यादा ही मन है। विंड चाइम एक सकारात्मकता का प्रतीक है। ये जहाँ भी रहता है वहाँ नकारात्मकता भ्रम नहीं आता। यही सोच उनके मन में बार बार आ रही है। अब उन्होंने सोचा कि विंड चाइम को रूम में कौन लगाता है, इसे तो कहीं दरवाजे या बाहर की तरफ लगाते हैं। एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर 1 मिनट तो इसी ख्याल में खोया रहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि इस विंड चाइम को अपने रूम में ही ले जाएंगे। उस विंड चाइम को अपने रूम में ले जाने के लिए उतारने ही वाले थे कि उन्हें हर्षिता के बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक ही जगदीश जी का मन किया कि नहीं, इसे यहीं रहने देता हूँ। वैसे भी ये विंड चाइम क्राइम हुए जगह की है, इसलिए ये गैलरी ही इसके लिए सही जगह है। आधी रात होने वाली है, पर हर्षिता को नींद नहीं आ रही। उसके मन में एक डर बैठ गया है। हर्षिता बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई दरवाजे के उस तरफ कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा है। इसके अलावा हर्षिता ने जो दृश्य कल रात देखा था वो कोई स्वप्न नहीं था। उसने तो
सचमुच कुछ भयानक देखा था। वही दृश्य हर्षिता की आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। वहीं एक भयानक सी दिखने वाली लड़की का डरावना दृश्य हर्षिता बार बार सोच रही थी। कुछ देर बाद हर्षिता को नींद आ गई। नींद आते ही एक डरावने भयानक सपने ने उसे घेर लिया। वो किसी अनजानी जगह पर खड़ी है। वहाँ चारों तरफ एक गहरा अंधेरा व चारों तरफ से भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब अचानक ही चारों तरफ से कुछ परछाई दिखने लगी, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। और उन सभी के बीच से ही एक भयानक आकृति की पिशाचिनी जैसी कोई लड़की धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। हर्षिता चिल्लाते हुए भाग रही थी, पर कहाँ, वो कुछ नहीं जानती। सभी भयानक परछाई उसे मार डालना चाहते हैं। हड़बड़ाकर हर्षिता ने अपनी आंखें खोली। पूरे कमरे में अंधेरा है। अपने पास ही एक जगह पर दो लाल जलती आंखें वो साफ साफ देख रही थी और चारों तरफ से डरावनी परछाई ने उसे घेर लिया था। मानो हर्षिता का सपना उसकी नज़रों के सामने घटित हो रहा था। वो डर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, जिनमें से वो चाह कर भी उठकर भागने की ताकत नहीं है। उसी वक्त वो बेहोश हो गई और वहीं खड़ी एक भयानक आकृति उसके अंदर धीरे धीरे समा गई। कुछ देर बाद हर्षिता खड़ी हुई। उसकी आंखें पहले से अब बदल गई थी। उसके होठ के एक कोने में कुटिल मुस्कान है, मानो किसी काम में उसे फिर सफलता मिली है जिसे वो चाहती थी। शरीर हर्षिता का है, पर उसके अंदर कोई है। इसके अलावा उसकी चाल ढाल देखकर कोई भी डर जाए। हर्षिता दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे अपने पिताजी के गैलरी की तरफ बढ़ चली, जहाँ से एक टिन टुन की आवाज़ आ रही है और पूरा गैलरी एक लाल रोशनी से भर गया है। सबसे भयानक बात यह है कि हर्षिता का चेहरा तो ठीक है, पर उसके शरीर पर मानो किसी ने जगह जगह जला दिया है। वो चलते हुए जा रही है, लेकिन उसके पैर फर्श से एक हाथ ऊपर हैं। वो हवा में ही चलते हुए जा रही थी। ये सब दिखने में बहुत ही डरावना दिख रहा था। गैलरी में जाकर हर्षिता ने उस विंड चाइम को लिया और अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे के अंदर से कई भयानक आवाज़ व उसके साथ ही कुछ पढ़ने की आवाज़ भी आ रही है। अंदर अंधेरा है, सड़न की दुर्गंध है, टुन टुन की आवाज़ है, कई विभत्स चेहरे हैं, पर उनमें सबसे अजीब हर्षिता है जो उस विंड चाइम के नीचे बैठी हुई है। न जाने क्यों। उधर जगदीश जी को एक गहरी नींद ने घेर रखा है, पर उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है ये नहीं जानते। क्या अपने हाथों से ही उन्होंने अपनी लड़की की मौत को अपने घर लेकर आए हैं? अगर हाँ, तो वो इससे बचेंगे कैसे? सुबह जगदीश जी नींद से जागे। आज रात फिर उन्होंने कुछ भयानक देखा। फिर सपने में वो सभी भयानक व विभत्स आकृतियाँ उनके शरीर को चीर फाड़ कर खा रही हैं। जगदीश जी कमरे के बाहर निकले। बाहर धुंधले सुबह की किरण ने अपनी आभा दिखा रही थी। नित्य क्रिया कर न जाने क्या सोच एक बार गैलरी में गए और इधर उधर देखा। यहाँ उनके गैलरी से कुछ गायब है, जो कल यहाँ था आज नहीं है। हाँ, विंड चाइम गैलरी के पास नहीं लटक रहा। यहाँ नहीं है तो आखिर गया कहाँ? हर्षिता उनके गैलरी के किसी भी सामान को कभी नहीं छूती और ना ही कोई सामान यहाँ से ले जाती है, तो फिर विंड चाइम गया कहाँ? ज़्यादा कुछ ना सोच जगदीश जी बाहर निकल गए। सुबह टहल कर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हर्षिता आज फिर अभी तक नहीं जागी है। कहीं कल की तरह फिर से डर कर बेहोश तो नहीं हो गई। यही सोच जल्दी से उसके कमरे के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। पापा, आप जाइए, मैं कुछ देर में आती हूँ। अंदर से हर्षिता की आवाज़ आई, पर उसकी आवाज़ बहुत भारी है। कहीं हर्षिता ज़्यादा बीमार तो नहीं हो गई है? यही देखने के लिए जगदीश जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि हर्षिता खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़ी है। इसके उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा तो उनकी नज़र कमरे के एक तरफ झूलते विंड चाइम पर पड़ी। उन्होंने हर्षिता से पूछा, हर्षिता, तुम इस विंड चाइम को यहाँ क्यों लेकर आई हो? वैसे भी गैलरी के किसी भी सामान को तुम हाथ नहीं लगाती। तुम्हें ये विंड चाइम बहुत पसंद आया क्या? हर्षिता कुछ भी नहीं बोली। वो केवल जगदीश जी की तरफ पीठ दिखाकर खड़ी है। जब हर्षिता ने कुछ भी नहीं कहा तो जगदीश जी उस विंड चाइम को वहाँ से उतारने लगे। उसे मत उतारिए पापा, ये मेरी विंड चाइम है।
ये कहते हुए वो खिड़की की तरफ से अपने पापा की तरफ मुड़ी। एक बार जगदीश जी समझ ही नहीं पाए कि ये किसकी आवाज़ है। इतनी कठोर आवाज़, इतना नीरस, और इसके अलावा एक ही रात में हर्षिता के चेहरे में कई बदलाव। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे पर एक गुस्से का भाव, होठ सूखकर सफ़ेद हो गए, दोनों गाल टूट चुके हैं। हर्षिता ऐसे खड़ी है जैसे शरीर में जान ही नहीं है, और मानो किसी ने पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा किया हुआ है। एक क्षण में ये देख जगदीश जी हैरान व परेशान हो गए और तुरंत ही पास जाकर बोले, हर्षिता, तुम्हें क्या हुआ? शरीर इतना खराब? तुरंत डॉक्टर के पास चलो। जैसे ही जगदीश जी ये कहते हुए हर्षिता को बाहों में पकड़ने वाले थे, वो चिल्लाते हुए बोली, चले जाइए यहाँ से, मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मैं अंधा नहीं हूँ, चलो हॉस्पिटल, जगदीश जी बोले। हर्षिता धीरे धीरे विंड चाइम की तरफ गई और उस विंड चाइम को सहलाकर हंसते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्या आश्चर्य की बात! जगदीश जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभी कुछ मिनट पहले कौन सी हर्षिता थी और अब कौन सी है? हर्षिता अचानक ही पहले के जैसी स्वस्थ हो गई थी। सामान्य आंखें, कोमल गाल, चेहरा एकदम ठीक। तो फिर अभी कुछ देर पहले उन्होंने क्या देखा? हर्षिता तो एकदम ठीक है, पर अभी उन्होंने उसे देखा था तब मानो वो काफ़ी बीमार थी। जगदीश जी को कुछ समझ नहीं आया, अब वो क्या ही बोले। इसीलिए फिर एक बार उन्होंने पूछा, कोई समस्या है तो बताओ हर्षिता। हर्षिता ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे कमरे से बाहर चली गई, ये कहते हुए कि ये विंड चाइम मेरे ही कमरे में रहेगा। जगदीश जी और कुछ नहीं बोले और न ही उन्होंने हर्षिता से कोई सवाल पूछा। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर अपने काम पर चले गए। अंकित और राकेश की मौत के बाद एक और केस का रजिस्टर खुल गया था। उसी कमरे में एक और लड़की की मौत यही कुछ 5-6 महीने पहले हुई थी। मौत का कारण सुसाइड बताया गया था, पर इन दो मौत का संबंध भी उससे हो सकता है, क्योंकि राकेश की तरह वो भी बाहर की बालकनी से लटकी हुई मिली थी। कातिल अब एक सीरियल किलिंग की हत्या की तरफ इशारा हो रहा था, और ये सब एक सीरियल किलिंग की तरह हत्या कर रहा है, पर क्यों? आखिर उस कातिल का क्या मकसद है और उस कमरे में रहने वाले को ही क्यों मार रहा है? यही सवाल जगदीश जी के मन में चल रहा था। उन्हें ये नहीं पता कि इन हत्याओं का कारण तो अब उनके गैलरी या कहें उनकी लड़की हर्षिता के कमरे में है। जिस लड़की का केस खुला उसका नाम है निशा। निशा के घर वालों से फिर पूछताछ के लिए जगदीश जी ने उन्हें बुलाया और साथ ही अंकित और राकेश के घर वालों से भी पूछताछ किया। उनके घर वालों को भी इसके पीछे का क्या कारण होगा कुछ नहीं पता, और दूर दूर तक उन 3 परिवार का कोई संबंध नहीं है। इसी पूछताछ में पता चला कि निशा की मौत पहले वो दार्जिलिंग अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, जहाँ उसके कॉलेज के एक दोस्त राहुल की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी, और वहाँ से आने के बाद जब निशा लखनऊ आई तो यहाँ उसकी मौत हो गई। राहुल के केस में भी पुलिस को ऐसे ही कोई साक्ष्य नहीं मिला था। अब तो ये पूरा केस ऐसा हो गया जिसकी कोई एक दिशा नहीं। किसकी हत्या की, क्यों की, और निशा के बाद अंकित और राकेश की हत्या क्यों? इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि अंकित की रिपोर्ट बता रही है कि अंकित की मौत राकेश की मौत से लगभग 3-4 दिन पहले हुई थी। इसी बीच राकेश को कुछ पता कैसे नहीं चला, या फिर ये रिपोर्ट ही गलत है। जगदीश जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे जटिल केस उन्होंने हल किए हैं, कातिल का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता है, पर यहाँ तो दोनों की मौत कैसे हुई यही अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा। हत्यारे की बात दूर है, सवाल ये है कि अगर अंकित 4 दिन पहले ही मर गया था तो राकेश या किशन बाबू उस कमरे में किसके साथ मिले? उन्हें तो पहले ही पता चल जाता। पर क्या बात है, क्राइम ब्रांच में कार्य करते हुए भी जगदीश जी बड़े धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। अक्सर अपने इलाके के पूजा व धार्मिक कार्यक्रम में अपना सहयोग करते रहते हैं और मानते हैं कि मनुष्य के दिमाग से ऊपर कुछ और भी बहुत शक्तिशाली कुछ है, जिसकी अगर कृपा हो तो आपका काम आसान हो जाता है। इतने जटिल केस को सुलझाने में ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर ज़रूर हुई है, और इसी वजह से आज उनका इतना नाम है। अभी कुछ महीने पहले ही तो उन्होंने रामचरितमानस पाठ व पूजा करवाया था और पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया था। भगवान ने कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी, और आज
उनके पास इतना धन दौलत है, आज भी घर लौटने से पहले एक बार पास के हनुमान मंदिर में मत्था टेकने चले जाते हैं और बजरंगबली जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस केस को सुलझाने में मदद करिए। आज बहुत ज़्यादा काम की वजह से कोतवाली से शाम को चले थे और घर पहुंचते पहुंचते शाम गहरा गई थी। जगदीश जी जब घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर अंधेरा है। उन्होंने सभी लाइटें जलाई व हर्षिता को बुलाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। तभी अचानक ही उन्होंने सुना कि हर्षिता के कमरे से एक भयानक आवाज़ में कुछ आवाज़ आ रही है, मानो कोई मंत्र की तरह कुछ पढ़ रहा है। बीच बीच में आवाज़ सुनकर लगता कि यह हर्षिता की आवाज़ है। ये सभी आवाज़ को सुनकर जगदीश जी ने जाकर हर्षिता के कमरे के दरवाजे को खोला, लेकिन ये क्या, आखिर वो क्या देख रहे हैं? मानो ये कोई कमरा नहीं बल्कि कोई शमशान है, जहाँ बीच में हर्षिता बैठी है और उसके चारों तरफ बहुत सारे काली परछाई उसे घेर कर खड़े हैं। हर्षिता का चेहरा काला पड़ गया है और उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। हर्षिता के हाथ पैर से खून की धार निकल रही है, क्योंकि उसने अपने हाथ से खुद के शरीर को कई जगह से काटा है। जगदीश जी के लिए ये विभत्स नज़ारा है। हर्षिता उस विंड चाइम के नीचे बैठी हुई है और ऊपर विंड चाइम ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। ये नज़ारा देख कोई भी आदमी सेकंडों में डर से काँप कर बेहोश हो जाए, और जगदीश जी की हालत भी कुछ क्षण के लिए ऐसी ही हो गई थी। पर उन्होंने खुद को संभाला और चिल्लाते हुए हर्षिता की तरफ दौड़े और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा और जय श्री राम नाम जपने लगे। एक बार तो उन्हें लगा कि वो हर्षिता के पास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी कारण से जगदीश जी जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी ही दूर हर्षिता चली जा रही थी। कुछ मिनट के लिए जगदीश जी के दिमाग पर एक नकारात्मक शक्ति ने स्थान बना लिया था। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि आखिर वो कौन है, हर्षिता कौन है तथा वो कहाँ है। फिर भी किसी तरह उस नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाकर वो हर्षिता तक पहुँचने में सफल रहे। काली शक्तियों ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, पर श्री राम नाम और शायद पिता और बेटी के प्यार के खिंचाव के आगे ये कुछ भी नहीं था। जगदीश जी ने जल्दी से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हर्षिता को किसी तरह अपने कंधे पर उठा लिया और उस कमरे से बाहर की तरफ भागे। जगदीश जी ने अभी कुछ देर पहले क्या देखा उसकी वर्णना करना उनके दिमाग से परे था। किसी तरह बाहर आते ही मानो जगदीश जी के शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। ये दृश्य ऐसा था कि इस शाम के अंधेरे में एक खुले मैदान में वो भाग रहे हैं, जहाँ उनके पीछे लगी हैं कुछ ऐसी शक्तियाँ जो सोच से भी परे हैं। किसी तरह हर्षिता को उठाकर जगदीश जी बाहर गेट से रास्ते तक पहुँचे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्हें चक्कर आने लगा। हर्षिता को उन्होंने वही ज़मीन पर लिटा दिया, क्योंकि उनके शरीर में और ताकत नहीं है। अचानक ही वहीं जगदीश जी भी बेहोश हो गए। आसपास ही रास्ते पर लोग ये देखकर उन दोनों की तरफ दौड़े। लोगों ने पास आकर देखा कि जगदीश जी बेहोश हो चुके हैं और हर्षिता भी बेहोश है। उसके पूरे शरीर से खून ही खून बह रहा है, क्योंकि किसी ने उसके शरीर को जगह जगह काटा है। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आई और जगदीश जी व हर्षिता को हॉस्पिटल में ले जाया गया। आसपास के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या जगदीश जी हर्षिता को उस साए से बचा पाएंगे? क्या एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने ही बच्चे को या अपनी फैमिली को इस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर पाएगा, या फिर बाकी लोगों की तरह हर्षिता की भी बलि चढ़ जाएगी इस विंड चाइम के कारण? तो ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय बजरंगबली।